तो वही इसी खबर पर हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह जुड़ चुके हैं। अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से चुनावी कैलेंडर का ऐलान हो चुका है आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हुई है। अगर हम पहले की भी हम बात करें तो इससे पहले भी हमने 8 चरण में भी चुनाव देखे हैं, 9 चरण में भी देखे हैं। अब की बार विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के इन चुनावों को आप किस प्रकार से देखते हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अमरीश आप? जी बिल्कुल उमंग, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश समेत इन 5 राज्यों में जो चुनाव है वो 690 विधानसभा सीटों पर है। लेकिन इन 690 विधानसभा सीटों में अकेले 403 विधानसभा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है और इन 403 विधानसभा सीटें 7 राज्यों और 7 चरणों में इनका चुनाव होगा, जो कि 10 फरवरी को पहला चरण होगा और 7 मार्च को अंतिम चरण होगा। तो 7 मार्च 10 फरवरी से 7 मार्च ये जो 7 चरणों में चुनाव होना है, ये तय करेगा कि क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन, ये अब आज से 1 महीने बाद, क्योंकि आज 8 जनवरी है और 10 फरवरी से चुनाव होने हैं, तो इस 1 माह के दौरान कितनी लहर आती है, क्योंकि 15 जनवरी तक इसी को देखते हुए रोक लगा दी गई है। बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटीज किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा नहीं होगी। तो किसी भी तरीके की रैली के लिए अगर 15 जनवरी के बाद आप किसी तरीके की रैली करना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और इन 7 राज्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े जिले जो हैं वो मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, शामली है, मेरठ है। ये वो जिले हैं जहां पे अच्छा खासा जो एक वोट बैंक है वो किसानों का है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो शायद आज ज्यादा एक्टिव मोड पर है। लेकिन पूरब तक होने वाले चुनाव में एक ऐसा सामंजस्य है कि इन 7 चरणों में, अलग अलग चरणों में, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया कि 7 चरणों में होने वाला चुनाव बहुत अहम है। और चूंकि इन 7 चरणों के ही दरमियान कुछ ऐसे भी चुनाव है जो 4 राज्यों के, क्योंकि उत्तराखंड में, पंजाब में और गोवा में एक ही चरण का चुनाव मतदान होना है। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और 70 सीट को एक ही बार में चुनाव कराना, ये इनके लिए एक चुनौती होगी। लेकिन पिछले बार भी अगर 2017 के चुनाव पर भी नजर मारे तो एक चरण में ही चुनाव हुआ था, जबकि उत्तर प्रदेश में पिछले बार भी 7 से 8 चरणों में चुनाव हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य है, लेकिन 1 महीने के अंदर, चूंकि कोरोना का इफेक्ट है, तो एक महीने के अंदर कैसे चुनाव को समेटना है, ये भी एक बड़ी बात थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरब की तरफ, क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुआ था उस वक्त ओमिक्रॉन जैसी कोई भी लहर नहीं थी और उस वक्त भी 1 महीने के अंदर ही चुनाव हुए थे। तो कम दिन में कम तैयारियों के बीच में और 150 से अधिक, अगर हम बात करें फोर्सेस की, तो 150 से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बल होंगे, कंपनियां होंगी जो कि तैनात होंगी। तो फिलहाल ओमिक्रॉन के बीच में भी इन 7 चरणों को निपटाना कोरोना जैसी महामारी में एक मुश्किल काम तो होगा ही। उमंग जी बिल्कुल। अमरीश, एक सवाल और यहाँ पर यह भी बनता है कि जिस प्रकार से अलग अलग चरणों में, जैसा कि आपने भी बताया कि पश्चिम से पूरब की ओर आगे बढ़ते हुए इन 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में ये विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन किया है पश्चिम से पूरब तक का इन 7 चरणों में, ये किस प्रकार से आप देखते हैं इसे? देखिए, अगर क्षेत्रों की बात करें तो उमंग, पश्चिम हो चाहे पूरब हो चाहे अवध हो या फिर बुंदेलखंड, ये वो क्षेत्र हैं जिनको उत्तर प्रदेश में खंड खंड में विभाजित किया गया। अगर बात करें तो इन क्षेत्रों में अगर जाति समीकरण की बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ समीकरण की बात नहीं है, चुनाव की बात है, क्योंकि 7 चरणों का चुनाव है। तो अलग अलग वार्ड, क्योंकि 403 विधानसभा को अगर 7 में डिवाइड किया गया है। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो मंग? अमरीश, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से बीजेपी ने रैलियां भी करी हैं, तमाम मुख्य रूप पे हम अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो कांग्रेस भले ही अपना दम भर रही है, बीएसपी भी भर रही है, लेकिन मुख्य रूप पे बीजेपी और सपा ही यहां पर देखी जा रही है, जिनमें मुकाबला देखा जा रहा है मुख्य तौर पर। चलिए, अब खैर पश्चिम से पूरब की जिस प्रकार से 7 चरणों में से जो क्लासिफाइड किया गया है, ये तो अब आने वाले समय में पता ही पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपने भी बताई है, चुनाव आयोग ने भी बोला है कि 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की कोई रैली, जनसभा, रोड शो नहीं होगी और आगे भी जिस प्रकार से कोविड का संक्रमण की दर अगर बढ़ती है तो इन पर आगे भी रोक लगेगी। तो बिना रैली, बिना जनसभा और बिना रोड शो के उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता इसे कैसे लेगी?
उमंग देखिए, ज्यादातर पार्टियां, क्योंकि सभी पार्टियां जानती थी कि कोरोना का खतरा है और ये तीसरी प्रचंड जो लहर है कोरोना की वो आ चुकी है, उसने दस्तक दे दी है। तो ज्यादातर जो बड़ी पार्टियां थी जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों ने ही कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी रैलियां करें। और ज्यादातर पार्टियों ने, भाजपा की भी बात करें तो पिछले अगर एक महीने को देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैक टू बैक अपनी रैलियां की हैं, बैक टू बैक लोगों से मिले हैं और ज्यादातर जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने संकल्प पत्रों में दिए गए कार्य हों उनको पूरा करने की बात हो ताकि वो जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, उन्होंने किया है। समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव ने पिछले 6 महीने के अंदर काफी दौरे किए हैं, कई अलग अलग जिलों में जाकर अपनी चुनावी यात्रा भी निकाली है। तो नई हवा है, नई सपा है का उन्होंने भी जो स्लोगन लेकर वो इन 5 सालों में चले हैं उससे कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी रैलियों को कई वो दे दिया है। लेकिन कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी के चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ने का फैसला किया और 40% की हिस्सेदारी महिलाओं को दिया है और प्रियंका गांधी ने भी अपनी काफी रैलियों को किया। लेकिन अब सभी पार्टियां ये जानती थी कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं इस बात की तैयारी भी की होगी कि अगर हमें वर्चुअल संवाद करना पड़ता है जनता के साथ तो वो कैसे करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग की भी परमिशन सिर्फ 4 से 5 लोगों के पास ही है। तो इससे ये है कि वर्चुअल भी तैयारियां जो है वो पार्टियों ने की है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है चुनाव में। और आज से पहले शायद ही हमने कभी देखा होगा कि फिजिकल एक्टिविटीज इतनी हुई हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव में भी हमने देखा है कि आचार संहिता की कई जगह धज्जियां उड़ी थी। तो इस बार वैसा ना हो उसके लिए चुनाव आयोग ने अभी से तैयारी कर रखी है। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, और एक आखिरी सवाल और ये भी बनता है यहाँ पर कि कोविड प्रोटोकॉल के अंडर में ये चुनाव हो रहा है, कोरोना की छाया है इन चुनावों पर, तो क्या लगता है आपको मतदान प्रतिशत इससे इफेक्ट होगा? जी देखिए, बिल्कुल उमंग, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। लेकिन पिछले बार अगर देखा जाए तो 2017 के चुनावों में लगभग 60% जो 61% का मतदान हुआ था, 61% का मतदान उस दौरान हुआ था जब कोरोना की लहर नहीं थी। तो इसका सीधा सीधा असर यह है कि 39% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने मत का कोई भी योगदान नहीं दिया था, जिन्होंने अपने मत का कोई फायदा नहीं लिया था। 61%। अब इस बार उसमें इजाफा होता है या गिरता है, क्योंकि इस बार फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सरकार ने यह सुविधा की है कि उनके लिए घर पर ही जो चुनाव आयोग के लोग होंगे, जो मतदान सूची में जिनका नाम होगा, उनके घर पे भी वोट पड़ेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं इजाफा तो हो सकता है, लेकिन वोट प्रतिशत, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि जरूर इस पर एक देखने वाली बात होगी कि 61% से इस बार उत्तर प्रदेश या अन्य जगह का जो चुनाव होता है वो उठता है या बिगड़ता है। लेकिन कोरोना की लहर को देखते हुए ये तो 10 फरवरी को पता चलेगा कि इस वक्त उत्तर तब तक क्या, क्योंकि पिछले एक महीना पहले लोगों को नहीं पता था कि फिर से इतनी तेजी से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, और ये एक महीना आगे का तय करेगा कि किस तरीके से कोरोना का असर है। ये कोरोना के असर पर ही देखने को मिलेगा कि कितना जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ता है या घटता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमरीश, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो और बाहुबलियों की या यूं कहे कि अपराधियों के साथ में गठजोड़ की अगर बात ना हो, तो सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली यह है कि चुनाव आयोग ने जो इस बार कदम उठाए हैं इस आपराधिक गठजोड़ को रोकने के लिए, क्या ये प्रभावी कदम है? देखिए उमंग, अगर पूरे भारत की बात करें तो एक माफिया, हमारे जो हम शब्द कहते हैं माफिया या बाहुबली, वो लोगों के बीच में कितना कारगर है। क्योंकि हमारे लिए बहुत ऐसे माफिया जिनको हम माफिया की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में वो कहीं ना कहीं मसीहा भी होते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे होते हैं जिनका अपना वोट प्रतिशत होता है अपने क्षेत्र में। तो उन वोट प्रतिशत को ही पार्टियां जो है वो इन माफियाओं को टिकट देकर अपनी पार्टी में जोड़ के उसका फायदा उठाती हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने 2017 में भी माफियाओं की एक लिस्ट जारी की थी सरकार की तरफ से। तो उस सरकार की तरफ से माफियाओं की लिस्ट जारी करने के बाद कुछ पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रथम नंबर पे थी, जिन्होंने माफियाओं के टिकट काटे थे। और 2017 से 22 के बीच में इन 5 सालों में योगी सरकार ने बुलडोजर चलाई है, उन माफियाओं के को नेस्तनाबूद किया है, माफियाओं की सारी हुकूमतों को। तो इस बार जो माफिया है, जो कुछ जेल में हैं, उनको कैसे इस बार टिकट मिलेगा? क्योंकि इस बार जहां तक मैं समझ सकता हूं, जितना मेरा आकलन कहता है, उन्हीं माफियाओं के परिवार के लोग चुनाव में उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बड़े माफियाओं की बात करें तो वो
इस बार भले ही चुनाव में नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि उनका जो ऐतिहासिक जो उनका रिकॉर्ड है वो शायद इतिहास में दर्ज है, वो कहीं ना कहीं कानून में दर्ज है, लेकिन उनके परिवार जिनके ऊपर एक भी छींट नहीं है किसी भी दाग की, वो शायद चुनाव में उतरेंगे और अपने करीबियों का, अपने निकटियों का शायद फायदा इस बार उठाएंगे। और ये मेरा आकलन है कि माफियाओं के टिकट कटेंगे, लेकिन उन्हीं के परिवार के सदस्यों को इस बार टिकट मिलेंगे, ताकि वो जो उनका एक वोट बैंक है, वोट प्रतिशत है, वो कहीं ना कहीं से भी कम ना होने पाए। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि